हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हम मैट्रिक्स का यूज करके उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कोई इक्वेशन आपको दे दिया यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू दे दी कुछ समथिंग ऐसी, y 2x प्लस 3y प्लस 6z, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, एंड एक और ले लेते हैं 3x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू में 9, जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन दे रखे हो, इसको सॉल्व करें, कैसे करें मैट्रिक्स के अंदर। इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, 10th पे आपने पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, जो भी पढ़ा था आपने, उसको उस तरीके से नहीं करना है। अब हम करेंगे इसको मैट्रिक्स के तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इनवर्स निकाल लो, पहला तरीका ये है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड, और दूसरा है डिटर्मिनेंट मेथड। ये दो तरीके हैं जिसमें से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रैमर्स रूल से भी जानते हैं, क्रैमर्स रूल। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड है, इसके अंदर क्या करना होता है कि जो ये इक्वेशन दे रखी होती है, इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, ax इक्वल टू में b। अब बोलोगे सर इसमें ax इक्वल टू में b कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, जिसमें x y z है ना, उसको x मान लेंगे, यानी कि यहां देखो x x x y y y सब में कॉमन है, z z z सब में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे क्या आ गया सर? x y z आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये देखो x की कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है, 1 2 3, फिर देन ये y को हमने कैसे लिखा था? इसको x y z करके लिखा था, तो 1 2 3, ठीक है, देन 1 3 3, देन 1 6 9, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस फॉर्म में आपका आ गया कि हमने जो इनके कोफिशिएंट को अलग लिख दिया, एंड जो ये वेरिएबल थे इनको अलग लिख दिया। यही है a इंटू एक्स का मतलब, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है, आप करके देख सकते हैं अपने अपने नोटबुक के अंदर। एंड देन अब सर इसमें b क्या होगा? अरे भाई b कुछ नहीं होगा इसके अंदर। b का जो मतलब है ना, b का बड़ा ही सिंपल सीधा सा मतलब है कि जो ये वैल्यू है यहाँ पर, इसी को b बोलते हैं, 4 3 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इसी फॉर्म में आएगा उसका आंसर। जब आप x और y और z की वैल्यू निकाल लोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपका आंसर इसी फॉर्म में आएगा। अब चेक करके देख सकते हो, इस तरीके से a इक्वल टू में हमने b लिखा है, लेकिन इसमें इनवर्स तो कोई आया नहीं सर। अरे तो भाई रुको, अभी खत्म का हुआ यहाँ पे। जो ये a था ना, ठीक है, इस यानी कि जो a भाई साहब है, इनको क्या करना है? हमको निकालना क्या है? मेन सर x निकालना है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या? x y z की वैल्यू निकालनी है। x y z कहां पर है इसके अंदर? सर इसमें है। इसका मतलब क्या है? इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस a को क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया तो है नहीं, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, तो हम यहाँ पे देखो सिंपल सा मतलब है, इकट्ठे लिखे हुए, तो इतना कोई भी बच्चा बता देगा कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ये a, उस मल्टीप्लाई यानी कि लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाएंगे राइट हैंड में, क्या हो जाएगा सर? ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आ गई सर? b बाई a आ गया। लेकिन बात यहां तो खत्म नहीं होती ना, अब ये तो है नहीं हम इस मैट्रिक्स को इससे डिवाइड करने बैठेंगे, वो कभी होने से रहा, ठीक है। क्या करा हमने इसको यहाँ पर, जो ये a है ना, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा अपने बचपन में, यानी कि 10th तक के बचपन में आपने तो एक चीज पढ़ी होगी कि भाई जो नीचे नंबर होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे x लिखा है, x से डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर भी x की पावर 2 लिखी हुई है, तो ये जो x है ये ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई होके ऊपर पावर -1 में आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपने कुछ पढ़ा था? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, याद आ गया नहीं तो अब आ गया ना यार। देखो ये -1
+2 आप करते थे, क्या आता था आंसर? x की पावर 1 बचता था। बिल्कुल सर, यहाँ पे उस तरीके से करना है। यहाँ पे भले ही ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो और a की पावर -1 लगा दो, क्योंकि नीचे +1 था ना, कुछ नहीं दे रखा तो +1 मानोगे, ऊपर ले जाके -1 हो गया अपने आप ही। तो इसका मतलब क्या है कि x का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया, उस फॉर्मूले का नाम है b और a की पावर -1। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इस फॉर्मूले से निकालोगे आप, ठीक है। लेकिन होल्ड ऑन, यहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हमने जिस फॉर्मेट में लिखा है इस फॉर्मूले को, उस फॉर्मूले से आपका आंसर नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो आंसर कहां से आएगा? खुद ही चेक करके देख लो। इसका इनवर्स निकालोगे, इसका इनवर्स भी कैसे फॉर्म में आएगा? जैसे किस मैट्रिक्स में दे रखा है आपको मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको सर? बिल्कुल सर। अब जब इसका इनवर्स निकालोगे तो वो भी 3/3 का ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैट्रिक्स आपका मैं अभी निकाल के दिखा रहा आपको, खाली मान लेते हैं। मान लो यही ए इनवर्स होता है, यहाँ पे थोड़ी देर के मान लो, अगर यही नंबर ए इनवर्स होता तो ये देखो 1 2 3 1 3 3 1 6 9, अगर यही ए इनवर्स होता, बी क्या है 4 3 9, किस फॉर्म में है ये? इसमें कितनी रोज है? 3 रो है और 1 कॉलम है। अब यहां देखो, अब यहां पर बी तो पहले लिखा हुआ है, तो बी यहां लिखो फिर 4 3 9, ठीक है। क्या ये मल्टीप्लाई होगा? चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, उसको चेक कैसे करते हैं। कितनी रो थी इसमें, हमने काउंट कर दी है यहाँ पे सर हमने देखा था, इसमें 3 रो और 1 कॉलम था, इसमें 3 रो 3 कॉलम था। मल्टीप्लाई के तरीके मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट वाले को देखते हैं और इसके पहले वाले को देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका लास्ट वाला, और यहाँ उसके बाद जो नंबर लिखा है, जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका पहले वाला। दोनों अगर कट रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों लेकिन नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ये तरीका गलत है। टीचर भी आपका ऐसे काट देगा, ठीक है, तो इस मतलब काट देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता आपको कि यहां पर ए इनवर्स जो था ना, इसको इधर किसका आके ले आओ। बात एक ही है ना, ए इनवर्स को यहां लिखो चाहे यहां लिखो, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। हमने खाली इसलिए किसका है इसको कि हमें इस तरीके से करते तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। अब जरा ध्यान से देखो, अब ए इनवर्स आगे आ गया है तो 1 2 3 1 3 3 1 6 9, और बी कहां गया है? बी चला गया है पीछे, देखो बी यहां पे आ गया, तो बी की जगह पे देखो क्या आता है 4 3 9। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है अभी भी, और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब देखो यहां जो मैट्रिक्स लिखा है इसका लास्ट वाला 3 है, यहां जो मैट्रिक्स लिखा है इसका पहले वाला देखते हैं, ये भी 3 है। 3 3 कैंसिल हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब है कांग्रेट्स, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका यही आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा, आंसर 3/1 की फॉर्म में आपका आंसर आएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशन, खत्म कहानी। ऐसे चेक करोगे आप मल्टीप्लाई करने का तरीका। मैं आपको बता चुका था वैसे भी, बट यहां मैंने आपको बता दिया, दोबारा से रिवाइज हो गया आप एक तरीके से। अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से, ठीक है। वैसे तो हम इसको बहुत से मेथड से कर सकते हैं, बट हम जो सीखा है उस मेथड से करेंगे। तो यहां देखो दोस्तों, मैंने इक्वेशन उठाई है x + y + z = 5, 2x + y - z = 2, 2x - y + z = 2। 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, x व z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करना है? सबसे पहले आप जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को साइड में लिखिए। ऐसा कुछ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल सर बताया था, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी क्वेश्चन दे रखा हो उसके अंदर हम पहले वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, और जो उसका आंसर आया होता है इक्वल टू के अंदर उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल को अलग करने का काम जारी है, वो देखें। x = में x y z, ये हमने वेरिएबल्स को अलग कर लिया, एंड देन जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का नाम क्या है? हमने a नाम दे दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं उसको, तो देन इसका यहाँ पे 2, एंड देन ये वाला भी 2, ठीक है। देन यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, 1
y का कुछ नहीं है 1 और ऐसे ये वाला -1। ध्यान रहे यहां पर माइनस का साइन लगा है तो माइनस में 1 भी आएगा, कहीं गलती से प्लस में मत लिख देना, ठीक है। यानी कि y माइनस में है, कोफिशिएंट उसका 1 है और 1 के साथ में जो साइन है माइनस, तो माइनस भी यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, -1। ऐसे यहाँ z के साथ कुछ नहीं है 1, z यहाँ पे z के साथ कुछ नहीं है -1 आएगा, तो माइनस का साइन भी तो है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। एंड इसके अंदर b की वैल्यू भी निकाल लोगे 5 2 2, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। हमने तीनों को 3 फॉर्म में लिख जाएंगे, वेरिएबल अलग, कोफिशिएंट अलग, इक्वल वाला आंसर अलग, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालना है, पहले सर a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालेंगे, किसके हेल्प से निकालेंगे, इस a की हेल्प से निकालेंगे। तो चलिए a इनवर्स निकालते हैं। अब मैं इक्वेशन जरा इरेज करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a, फिर यहाँ पे देखा हमको 1 2 2 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड देन 1 माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा था। अब इसके अंदर a इनवर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, कैसे निकालते हैं। 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट a, ये तरीका मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना बाद में, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे निकालना है, और मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो हमको पहले निकालना है a डिटर्मिनेंट, चलिए निकालते हैं a डिटर्मिनेंट। देन इसका जो आंसर आएगा, यहां से इसको 1 को उठाएंगे, ये पूरा हिस्सा कटा, ये कटा 1, देन 1, फिर यह माइनस का साइन, देन -1 को -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 बन जाता है। इस यहां पे हम बड़े वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिर माइनस का 1, ऐसे उठाया, ऐसे काटा तो 2, एंड देन माइनस का साइन, यहां तो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है 2, एंड देन माइनस साइन, फिर -1 इंटू में 2, यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। एंड देन प्लस का 1, तो प्लस का 1 हमने लिखा हुआ है, प्लस का 1 काटा, क्या बचा यहाँ पे खाली हमारे पास, एक तो यहाँ पे ये 1 बचा और इधर 2 बचा हुआ है, 2 1 जा 2 यानी माइनस का 2 है, क्योंकि -1 लिखा हुआ था यहाँ पे। देन माइनस का साइन, देन 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? आपको अगर समझ नहीं आया तो भाई अभी भी जाके मेरे चैनल पे जाके देख लो कैसे निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड देन 1 माइनस 1, ब्रैकेट हटाओगे तो 1 माइनस 1 बन गया ये। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट हटाया, माइनस माइनस प्लस बन गया। देन यहाँ पे -2 -2 -4 बन जाएगा। देन 1 माइनस 1 सर 0 होता है, लिख दो यहाँ पे 0, ठीक है। देन 2 + 2 सर 4 होता है, एंड देन +1 इन ब्रैकेट का अंदर -4। 1 इंटू में 0 सर 0 आंसर आएगा, -1 इंटू में 4 -4 आंसर आएगा, +1 इंटू में -4 ये भी -4 आंसर आएगा। -4 और -4 दोनों को कर देंगे क्या, ऐड करके। देखो यहाँ पे ऐड करोगे ना, याद करो आपने बचपन में तरीका पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो a डिटर्मिनेंट आया वो आंसर आया हमारा -8 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे a डिटर्मिनेंट वाला पार्ट भी सॉल्व। अब देन हमारी जो बारी आती है वो निकालना है क्या सर, एडजॉइंट a निकालना है। तो पहले हम a डिटर्मिनेंट को अलग साइड में लिख लेते हैं। क्या आंसर आया हमारा, -8 आया है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमको निकालना है एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a का क्या तरीका बताया मैंने आपको कैसे निकालना है, उसका तरीका ये देखो। एडजॉइंट a निकालना है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर को फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या है, पहला कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या तरीका है, देन यहां पे जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, वो सेम इस फॉर्मूले से आएगी। जो मैट्रिक्स देखा था ना, इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगी वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स को हम पहले ढंग से लिख लेते हैं।
ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख के बताता हूँ, एक आध मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, अब देखो यहां से ये काटा, जब मैंने ये 1 उठाया और ये काटा, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, ये 4 बचे ना, बस इन चारों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन, फिर -1 को -1 से, तो वो तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। ऐसी को फैक्टर 1 2। ठीक है, अब इस बार ये नंबर उठाओ बीच वाला, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, इसलिए क्यों उठा रहे हैं ये नंबर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का नंबर उठाओ और वो वाली रो पूरी काट दो, यानी कि वो वाली रो और वो वाली कॉलम दोनों काट दिया हमने। क्या बचा हमारे पास खाली यहाँ पे, एक इधर 2 बचा, एक इधर 2 बचा, और यहाँ पे -1 और प्लस का 1 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर माइनस साइन, -2 -1 और इंटू में 2, ये तो आ गया आपका -2। ठीक है, यानी कि 2 1 जा 2 और -2। देन उसके बाद ऐसे सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 1 प्लस 3। अब इस बार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो इसका मतलब कि ये नंबर उठाओ। ठीक है, ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो, बचे 4 नंबर यहाँ पे, एक तो 1 और एक -1। ठीक है, 2 इंटू में -1 करेंगे यहाँ पे -2, फिर देन माइनस का साइन, 2 इंटू में 1 करोगे तो माइनस का यहाँ पे 2 लगा दिया यहाँ पे हमने, और ये आ गया आपका आंसर -1 1 प्लस 3 करके आपका आंसर आएगा। देखो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 -1 0 होगा, इसका कोई पता नहीं, इसलिए 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 क्या आएगा, ऑड में आएगा इवन में आएगा, सर ऑड में आएगा, मैं आपको लास्ट में बता चुका हूं हम ऑड इवन क्यों खेलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑड में आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है 3, और ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटाते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 + 2 4, और ये किस में आया, ऑड में आया, तो ये -4। ठीक है, आपको अगर ऑड इवन का खेल पता है कैसे करते हैं, आपने देखिए मेरी वीडियो, ठीक है, नहीं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके, उसमें आपको पूरा बताया हुआ ऑड इवन का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑड इवन के जैसे यहाँ पे माइनस लगाया है। देन 3 + 1 क्या है सर, 4 क्या है, इवन है, तो -2 -2 -4 आ गया, -4 का -4 ही लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन अब मैंने आपको 3 चीजें यहाँ पे लिख के बता दी है, बाकी का आप जो खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। ठीक है, अब बाकी आप खुद निकाल दो। ठीक है, और बाकी हमको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दो, एडजॉइंट का क्या आएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, देन देखो यहाँ पे आपको तो आंसर आएगा 0 -4 -4 -2 -1 3 -2 3 -1। ठीक है, ये कुछ आपके आंसर आएंगे एडजॉइंट ए के। अब इसको यहाँ ए इनवर्स में पुट करके देखो, तो ए इनवर्स इक्वल टू में 8 रिमेन की वैल्यू कितनी है सर, -8 है, तो ये माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 -4 -4 -2 -1 3 -2 3 -1। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया, एंड देन और ये पूरा का पूरा वैल्यू जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना यहाँ पे, 1 मिनट बस, हमने यहां पे इक्वेशन लिखी थी अभी A इनवर्स B वाली, इस वाले इक्वेशन में पूरा का पूरा A इनवर्स पुट कर देंगे। तो यहां पे x क्या था हमारे पास, x y z, एंड देन A इनवर्स क्या था, -1/8, एंड B की वैल्यू क्या थी, पहले A इनवर्स देखते हैं, 0 -4 -4 -2 -1 3, और B की वैल्यू क्या थी सर, यहां B की वैल्यू आपकी थी इसके अंदर 5 2 और 2। ठीक है, ये कुछ था। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, -1/8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा उठाओगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0 को 5 से तो 0 आया। ठीक है, -2 को 2 से -4 आएगा, इस -2 को इस वाले 2 से, ये भी -4 आएगा। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। अब देन इसके बाद ये पूरा डॉ उठाओ और फिर से इससे मल्टीप्लाई करो, -4 को 5 से तो -20, इस -1 को इस 2 से, -2, इस 3 को इस 2 से, प्लस का 6। अब ये पूरी डॉ उठाओ और फिर इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई, -4 इंटू में 5 -20, 3 इंटू में 2 प्लस का 6, -1 इंटू में 2 माइनस का 2। ठीक है, ये कुछ आया आपका आंसर, -1/8। -4 -4 ऐड करा, -8,
-20 -2 प्लस का 6 -22 हो गया ये तो, -22 में प्लस का 6 -16, -20 प्लस 6 पहले ये कर लो 6 -2 4 और प्लस का 4 -20 प्लस का 4 माइनस का 16। ऐसा ही आपका आंसर आ गया। अभी तो 8 है बाहर, इस 8 से अंदर कर दो डिवाइड, क्योंकि माइनस का 8 है तो अंदर जो है -8 बाय -8 -16 बाय -8 -16 बाय -8, ठीक है। देन ये ऊपर तो 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा, देन ये भी 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 के टेबल से तो आपको पता है मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया 1 2 2। तो इसका मतलब क्या है कि x y z तीनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 2 एंड देन z की वैल्यू कितने आ गई सर 2y। बस खत्म कहानी, यहाँ पे हमने यहाँ पे आंसर सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम जरा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जरा इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, 7% एंड 8%। यानी कि एक 5,000 का अमाउंट है, उसको 3 इन्वेस्टमेंट में पुट करा गया है, जिसमें से यानी कि तीनों इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है। एक में 6%, एक में 7% और एक में 8% पर एनम है, यानी कि हर साल मिलता है, ठीक है। एंड देन द टोटल एनुअल इनकम जो है उसकी 358 है। इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, यानी कि पहले 2 इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आपको होती है वो अगर 70 ज्यादा है थर्ड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम से, तो हमको निकालना है कि हर इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालना है। हमको जो चीज नहीं पता है उसको क्या मानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, XYZ मानते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट है इसलिए XYZ मान रहे हैं, अगर 2 होती तो XY मानते, ठीक है। तो देखो, लेट X, Y एंड Z be the amount of investment of first, second and third इन्वेस्टमेंट, यानी तीनों इन्वेस्टमेंट के अमाउंट XYZ है रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट X है, दूसरे का Y है, तीसरे का Z है, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब देन इसका शुरू में देखो लाइन लिखी हुई है कि एक अमाउंट 5,000 का जो है इन्वेस्ट करा जाता है, यानी कि 3 इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब क्या है, X प्लस Y 3 इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों में 5,000 का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करा जाता है। इसका मतलब क्या है कि तीनों का सम क्या होगा 5,000 होगा, ठीक है। X प्लस Y प्लस Z 5,000, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चीज आपको बोला हुआ है कि उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है 6% मिलता है पहले इन्वेस्टमेंट पे, 7% मिलता है दूसरे इन्वेस्टमेंट पे, 8% मिलता है तीसरे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट को कितना मिलता है, एनुअल इनकम मिलता है 358। यहाँ जो एनुअल इनकम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट मिला तभी तो इनकम हुई, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। X पर 6%, Y पर 7% और Z पर 8%, ठीक है। एंड देन अब इसके बाद देखो वहां पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि पहले 2 इन्वेस्टमेंट, जो पहले 2 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद उसने बोला कि 70 मोर देन, यानी जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है उससे 70 ज्यादा है। 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इसके हम क्या करेंगे, देखो जो ये था ना, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 6/100 था, 0.06 में लिख सकते हो उसको, बिल्कुल सर। इसको भी 0.07, इसको 0.08 एंड देन इसको 0.06 एंड इसको भी 0.07y और ये भी 0.08 Z, ठीक है। हमने ऐसा इसलिए किया था कि हमको जो है सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो, ठीक है।
अब हमारा जो इक्वेशन है, मैंने क्या सीखा है कि हमने इक्वेशन बना ली, इसके बाद वेरिएबल फाइंड करना है। इनवर्स मैट्रिक्स मेथड के लिए वेरिएबल फाइंड करो, कोफिशिएंट फाइंड करो और इक्वल टू वाले को अलग से फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल देखो क्या होगा इसके अंदर, या साइड में लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा वेरिएबल का एक्स वाई जेड, तीनों में है। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को आप ए नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो कोफिशिएंट का क्या है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, 1। ठीक है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। हम यहाँ पे तो एक बना रहे हैं, बट इससे भी एक तरीका है, इजी तरीका है, इससे हमारा मिनटों में आंसर आएगा। ठीक है, जो पॉइंट वाली चीज है ना, इसको आप पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हटाने की कोशिश कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट हट जाए। तो 100 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि 2 जीरो लगाया ना, 2 जीरो से हमने डिवाइड किया था, अब 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, एंड देन इसको भी पहले सॉल्व कर लो। 0.06x प्लस 0.07y, ये प्लस का उधर है, इधर ले आओ इधर, तो 08z में 17। इसको भी हमने 100 से यानी कि डबल जीरो से डिवाइड करा था, ऐसे ही डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक आएगा 6x 7y देन 8z, इसका आएगा 35 8 और इसका आएगा डबल जीरो यानी कि 35,800। एंड सेम इसका भी 6x 7y 8z और ये 70 का आएगा डबल जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन बन चुकी है वहां पे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, x का कुछ नहीं है 1, इसके साथ 6 है 6, यहां पर भी 6 है 6 लिख लो, यहां पर y का कुछ नहीं है 1, यहां y का 7 है 7 लिखो यहाँ पे, इसमें y के साथ भी 7 सेम ही है। ठीक है, एंड देन यहां देखो 1 है, इसमें 8 है 1 8, इस वाले में माइनस का 8 है। ठीक है, एंड इसके बाद एक लास्ट चीज जो इक्वल टू में जो था आंसर, उसको भी अलग करके लिख लेंगे, यानी 5,000 35,800 और एक 7,000। ठीक है, तीनों हमने इसको लिख लिया, इस फॉर्म में ले आए। अब जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो यहां देखो फॉर्मूला क्या था हमारा करने का, x इक्वल टू में a इनवर्स b, ये फॉर्मूला था। इसके अंदर x क्या है, x y z लिख लो यहाँ पे, एंड a इनवर्स हमको निकालना है अभी, और b निकाल, b तो हमको पता है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ लिख लो पहले। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5,000 35,800 और ये 7,000। ठीक है, ये दे रखा है। अब a इनवर्स नहीं पता हमको, तो a इनवर्स निकालने का तरीका आपको बता चुका हूं कैसे निकालना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ a इनवर्स का, आप निकाल के देख लेना कैसे निकाला है। ठीक है, तो इसमें तो a इनवर्स का आंसर है मेरे पास, इसमें a इनवर्स निकालने का जो आंसर है मेरे पास बाहर दे रखा है 1/16, यानी कि जो a डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो -1/16 एंड देन 1/296 0 15 -14 -1 1 -2 एंड देन 1। ठीक है, ये a इनवर्स हम निकाल लेना। मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, बेसिक क्वेश्चन वाले बताया था मैंने कैसे निकालना है, आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, एंड देन b की वैल्यू क्या है, 5,000। ठीक है, 35,800 और एक 7,000। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो जो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा इसका, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, -1/16 और इसको जो मल्टीप्लाई करा, कैसे करा मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुका हूं। ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, फिर दूसरे में ये पूरी रो, फिर ये दोबारा से पूरा कॉलम, और तीसरे रो को इस कॉलम से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने अभी करा था बेसिक वाले में। ठीक है, सेम उस तरीके से करना है। तो जो इसका जो आंसर आएगा मैं बताता हूं आपको क्या है। एक तो है -16,000 -35,200 एंड देन एक है 28,800, वो भी माइनस में। ठीक है, अब जब ये आंसर आ गया
ये देखो ये माइनस का 16 है, तो सेम क्या बता रहा है मैं आपको कि जब बाहर -16 नीचे डिवाइड में है तो इसको भी अंदर ले आओ, ठीक है, डिवाइड में 35,200 डिवाइड बाय 16, वो माइनस वाला 16, ठीक है, एंड देन ये भी डिवाइड, ये भी माइनस में था, एंड ये भी 28,800 डिवाइड बाय -16। तो जो इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर है इसका 1,000, 2,200 एंड देन 1,800, ठीक है। ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू है 1000, y की वैल्यू है 2200 एंड z की वैल्यू है 1800। तीनों आंसर हो गए फाइन। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसका मतलब है क्या कि 1000 रुपीज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, 2200 सेकंड इन्वेस्टमेंट में और 1800 जो है थर्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को इसी तरीके से हम यहाँ पे आधा कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें।